हाँ, तो जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो तानाशाही के विपरीत डेवलप किया गया था। लोकतंत्र का मैं आपको वो परिभाषा जो अब्राहम लिंकन के जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, वो सीधी स्पष्ट बात है। यानी वहाँ पर ये जो सर्वे सर्वा था, ये व्यक्ति जो सर्वे सर्वा बना हुआ है यहाँ, उस सर्वे सर्वा को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? जनता के शासक के रूप में। लोकतंत्र में क्या कह दिया गया है इसको? ये जनता का सेवक है। क्या कह दिया गया है इसको? ये जनता का सेवक है। तो आप देख सकते हैं कि जनता का सेवक बना दिया गया है, तो उसकी जो मेंटलिटी है वो मेंटलिटी इस तरह की हो जाएगी कि नहीं, मैं जनता पर शासन तो कर रहा हूँ लेकिन जनता के लिए ही शासन करना है। मुझे अपने विचारों को इम्प्लीमेंट तो करना है लेकिन उसमें जनता का कल्याण होना चाहिए। जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं होगी वहाँ पर मैं उस शासन व्यवस्था से हटा दिया जाऊँगा। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम। जब भी इलेक्शन होंगे तो उस तानाशाह को या उस शासक को जिसे जनता पसंद नहीं करती है उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं? लोकतंत्र क्यों जरूरी है? या लोकतंत्र के माध्यम से शासन को सुचारू रूप से क्यों ऐसे चलाया जाता है? या किन आधारों पर लोकतंत्र सफल है और तानाशाही किन आधारों पर असफल हो गई? या तानाशाही जो विशेष विचारधारा है वो किन कारणों से कब कब आ जाती है? कब कब कोई शासक तानाशाह बन जाता है? या किसी राष्ट्र की कौन कौन सी वो परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर तानाशाही का जन्म होता है? या तानाशाही भी किस तरह से जनता के हितों का समर्थन कर पाती है क्या? इस तरह की बात की जाएगी इस वाले टॉपिक में। आगे चलें, आप आगे देखें तो हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो यही है कि अब इनके बारे में चर्चा तो हम कर रहे हैं भी हल्की हल्की, आपके माइंड में जो होगा आप भी पढ़ कर आए हैं, आपने सारे नियम कायदे कानून पढ़े हैं। ये जो पढ़ रहे हैं आप राजनीतिक दल आपको पता है राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए या उसमें सक्रिय रूप से जो भाग लेते हैं या जिनका पार्टिसिपेट सामान्य जनता की तुलना में ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों का समूह जो किसी पर्टिकुलर विचारधारा के भी प्रतिनिधि हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी या दल कहा जाता है। ये राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण ये नीति निर्माता भी बन जाते हैं। जब सत्ता में इनका चुनाव होता है या सत्ता में इनकी भागीदारी बढ़ जाती है तो दल, अब इसमें यह भी पढ़ा जाएगा कि किस तरह की एक दलीय शासन प्रणाली है, द्विदलीय शासन प्रणाली है और बहुदलीय शासन प्रणाली है। जैसा कि आपको पता है भारत में तो बहुदलीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में द्विदलीय है, अमेरिका में भी द्विदलीय है। और भारत में मुख्यतः बहुदलीय शासन प्रणाली। और लेकिन भारत की जो प्रणाली है उसका क्या सिस्टम रहता है? कई बार एक दल के प्रभुत्व वाली तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी शासन प्रणाली है, इस शासन प्रणाली के अंतर्गत तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में जो शासन प्रणाली है उसमें मुख्यतः तीन बातें, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तो एक दलीय का मतलब क्या हो गया? जैसे चीन, इसका एग्जाम्पल हो गया चीन में एक ही पार्टी के दो गुट बने हुए हैं और वे ही हमेशा चुनाव जीतते रहते हैं। उनमें से कोई ना कोई पार्टी आगे पीछे शासन में आती रहती है। ब्रिटेन में दो पार्टियां हैं मुख्यतः, वैसे तो और भी पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन और लेबर पार्टी भी है वहाँ, लेकिन सत्ता की जो साझेदारी है वो उन ही दो मुख्य पार्टियों के बीच होती रहती है। इसी तरह कंजर्वेटिव पार्टी है और रिपब्लिकन्स पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। और बहुदलीय द्विदलीय प्रणाली अमेरिका में भी है जहाँ डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स के बीच में चुनाव की खींचतान चलती रहती है।
दोनों एक पार्टियां एक दूसरे को पीछे करने में लगी रहती है, दोनों की स्पष्ट विचारधारा अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद बहुदलीय प्रणाली आप देख रहे हैं, भारत जैसे राष्ट्र में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, 7 पार्टियों का पार्टी मान्यता दे रखे हैं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। उसके अलावा भी कई क्षेत्रीय या निर्दलीय के रूप में भी लोग चुनाव लड़ते हैं। तो इस तरह की प्रणालियां क्यों लागू हो रही हैं, इनका क्या महत्व है, सबसे बेस्ट कौन सी प्रणाली है, दूसरी प्रणाली की क्या कमियां हैं, या भारत की परिस्थितियों में बहुदलीय प्रणाली श्रेष्ठ है या द्विदलीय या एक दलीय, इस तरह की हम चर्चा करेंगे जब हम आगे चलेंगे। तो अभी हमारा मुख्य उद्देश्य ये कि हम अपने टॉपिक को समझें, विषय को समझें, कहाँ तक हमको जाना है या कहाँ तक इसकी डेप्थ है। ये विषय हमारे माइंड को फ्रेश करने के काम आएंगे, और जब भी चुनाव होंगे तो हमारे माइंड में ये तुरंत बातें आनी चाहिए कि इनमें से कौन सी प्रणाली अच्छी है, तो भारत में कौन सी प्रणाली है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, या भारत में बहुदलीय चुनाव प्रणाली को ही क्यों स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ प्रेशर ग्रुप बना हुआ है, दबाव समूह। अब दबाव समूह से आपका क्या तात्पर्य है, एक तो ये सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। दबाव समूह से हमारा मतलब क्या हो गया कि ये जो दबाव समूह हैं ये सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ या राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं। इसलिए इनको क्या कह देते हैं, दबाव समूह कहा जाता है, प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, इनका जनरली सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियों पर दबाव डालते हैं, राजनीतिक पार्टियों पर दबाव डालते हैं। क्या डालते हैं, दबाव। अब वो नैतिक और अनैतिक हो सकते हैं, लीगल इलीगल, किसी भी तरह की श्रेणी में ये क्या कर सकते हैं, वो दबाव डालते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। इसलिए इनको क्या करना, इसलिए इनको क्या नाम ही क्या दे दिया गया इनको, प्रेशर ग्रुप। जैसे आप देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा कुछ कॉमर्शियल पार्टियां भी बनी हुई हैं, यूनियंस बनी हुई हैं, टैक्सी वालों को लेकर यूनियंस बनी हुई हैं, ICTU, ठीक है ना, इस तरह की जो पार्टियां हैं, या आप देखें ABVP को देख लें, NSUI को देख लें, ये भी प्रेशर ग्रुप के अंतर्गत ही आते हैं। ये आपके सीधे कनेक्शन, इन जानकारी इनकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप ज्वाइन भी करते हैं, स्टूडेंटों की संगठन बनाया हुआ है, स्टूडेंटों के हितों के लिए काम करते हैं। तो ये भी जब इनकी पार्टी सत्ता में होती है या सत्ता के बाहर भी होती है, तो ये सामने वाली पार्टी पर या सत्ताधीश जो पार्टी है उस पर दोनों ही दल क्या डालने की कोशिश करते हैं, दबाव डालने की कोशिश करते हैं। C2, तो ये जो पार्टियां हैं और ये जो प्रणाली है इनकी, ये किसके अंतर्गत आती है, दबाव समूह के अंतर्गत। दबाव समूह से हमारा तात्पर्य मैंने बताया, सक्रिय राजनीति में भाग न लेते हुए बाहर से मतलब सक्रिय राजनीति से अलग हटकर राजनीतिक दलों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो लोग कार्य करते हैं, या जो दल कार्य करते हैं, या जो संगठन कार्य करते हैं, वो किस में आते हैं, दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। यानी राजनीति को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। ठीक है, फिक्की वगैरह जो होते हैं, ऐसे संगठन। आगे चले, अब आगे जो बच रहा है, अगला जो बिंदु हमारा है वो क्या कह रहा है कि आप किस तरह से अपने विषय को, हमें रिप्रेजेंटेशन किस तरह से मिलेगी, हम अपना प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, देखो प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है। अभी हम चुनाव में जब करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। निर्वाचन, ठीक है। अब इसमें जनता क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। प्रत्यक्ष में तो क्या करती है, डायरेक्ट वोट देती है, सीधे ही वोट देती है जिस कैंडिडेट को उसको चुनना होता है। और इसमें सीधे वोट न देकर इनके जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से वोट दिया जाता है।
ठीक है। तो ये प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत हैं वो इसीलिए काम कर रहे हैं कि आप किस तरह से जनता किन किन में, तो किस प्रकार के चुनाव में या किस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में आप डायरेक्ट चुनाव करवाना चाहिए आपको, या किन चुनाव में इनडायरेक्टली वोटिंग करवाई जा सकती है या करवाई जानी चाहिए। अब इसके कई सिद्धांत हैं, कई तरीके हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आती है जो भारत में मुख्य तौर पर लागू है। यानी आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी क्या करती है, काम करती है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करती है। देखो बहुमत दल वाली जो प्रणाली है, बहुमत दल की प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या करता है, जो कैंडिडेट बहुमत में हैं उन कैंडिडेटों को वो की पार्टी के लोग जब चुनकर आते हैं तो सीधी सी बात है बहुमत दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। तो ऐसे समय के लिए अल्पसंख्यकों के हितों को आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये सबसे उपयुक्त है भारत जैसों में या अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक रेशो के अंदर सीटों का डिवाइडेशन कर दिया जाता है या एक अनुपात में लोगों से मत प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाता है। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सभी लोगों का प्रतिनिधित्व बनाने की कोशिश की जाती है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करती है। और इसके अलावा इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक प्रणाली और इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है एकल संक्रमणीयता मत पद्धति। इसका उप डिवीजन है वो, ठीक है, इसी का एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मत पद्धति ये आपने राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये सिस्टम देखा होगा। यानी अगर आप एक किसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, अगर वो बहुमत से नहीं चुना जा रहा है तो आपके वोट जो आपको मिले हैं और आपका अगर कैंडिडेट जो आप हैं वो अगर जीत नहीं पा रहे हैं, बहुमत प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या जो रिजर्व सीट की आपको अलॉट की जा रही है या मिनिमम जो सीटें कंपलसरी है प्राप्त करना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी सीटों को किसी अन्य कैंडिडेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी आपका वोट बेकार नहीं जाएगा, आपका वोट किसी अन्य कैंडिडेट के पक्ष में जुड़ जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के में आप पढ़ कर आए होंगे, इसको क्यों लागू किया गया, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके और भी हैं रूप, लेकिन उनमें से इसको ही भारत में क्यों लागू किया गया, इन विषयों की भी चर्चा करेंगे और कहाँ कहाँ किस किस सिस्टम में ये प्रणाली काम आती है। तो इस तरह का हमारा ये टॉपिक है और इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। आगे देखें आप, तो इनके साथ साथ आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड यूनिट है वो बहुत ज़्यादा हमारे से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। फर्स्ट यूनिट में तो आपको सिद्धांत बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप, उन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं या किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होते हैं, सभी अधिकार या कानून प्रणालियाँ या राजनीतिक जो सिद्धांत हैं। अब चुनाव क्यों होने, मैंने बताया चुनाव को क्यों, फिर चुनाव में आनुपातिक प्रणाली क्यों, क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों का निर्धारण करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए किसी न किसी सिद्धांत की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ेगी। और अगर अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना या सबको सम्मिलित रूप से भागीदारी मिले प्रशासन में, ऐसी आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलना जरूरी है। सभी जगह बहुमत प्रभावी होगा तो शायद अयोग्य व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होने पर वे प्रशासन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकेंगे। और हमेशा जो योग्य व्यक्ति होते हैं अयोग्य व्यक्तियों की तुलना में उनकी संख्या कम होती है। तो वहाँ पर जातिगत अल्पसंख्यकों, योग्यता के आधार पर अल्पसंख्यकों, उन सब के लिए आनुपातिक मतदान प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सर्वोत्तम मानी गई है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखो, विधि का शासन जिसको हम कह रहे हैं, भारत में भी विधि का शासन अडॉप्ट किया गया है। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है विधि का शासन। अब विधि के शासन से क्या तात्पर्य हो गया, एक तो कानून सर्वोच्च स्थिति में होगा,
कानून को सर्वोच्चता प्राप्त होगी। पहली बात, कानून क्या होगा? सर्वोच्च होगा। दूसरी बात, बिना अपराध किसी को दंड नहीं दिया जाएगा। बिना अपराध किसी को दंड या सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। तीसरी बात कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो संविधान के प्रावधानों से ही इम्प्रूव होता है। अब जैसे हमने पहले भी बात की कि आप संविधान पढ़कर आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि संविधान का मीनिंग क्या हो गया। संविधान का मतलब हो गया जो भी सर्वोच्च स्तर के जो कानून है या जो अति आवश्यक जो कानून है या जो अन्य कानूनों का आधार बन सकते हैं, ऐसे कानूनों के संग्रह को किसका नाम देते हैं हम? संविधान का। यानी संविधान में भी किसका समावेश होता है? कानून का। कानून बना दिए जाते हैं, विधि बना दी जाती है और उस विधि के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाता है और उसको किसका नाम दे दिया गया? विधि का शासन। यानी किसको सर्वोच्च माना जाएगा? कानून। किसी व्यक्ति विशेष को सर्वोच्च नहीं माना जाएगा, जनता को सर्वोच्च नहीं माना जा रहा है। कानून जो बन गया, अब कानून के निर्माता कौन है? व्यक्ति हैं। लेकिन आप ये ध्यान कर लें कि वो कानून जो व्यक्तियों के द्वारा निर्मित होगा वह उन पर भी उसी तरह इम्प्लीमेंट होगा जैसे कि किसी साधारण व्यक्ति पर होगा। यानी यहाँ पर कानून की नज़र में सबको बराबर रखा जाएगा और जहाँ ऐसा सिस्टम होगा सभी कानून की नज़र में बराबर होंगे या कानून जिन सबके लिए बराबर होगा, तो ऐसी प्रणाली को किसका नाम दे दिया हमने? विधि के शासन का। यानी कानून को वहाँ पर क्या रखा गया है? सर्वोच्च स्तर पर रखा गया। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। भारत में भी यही सिस्टम है। ठीक है, भारत में भी रूल ऑफ लॉ एडमिट किया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम चलते हैं इसी में संविधानवाद। संविधानवाद, ठीक है। अब संविधान विधि में के शासन में भी संविधान का निर्माण होगा और संविधानवाद का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर किसकी उपस्थिति होगी? संविधान की। यानी संविधान जहाँ जहाँ लागू किए जा रहे हैं, संविधान का निर्माण सभी तरह के राष्ट्रों में हो सकता है, चाहे वो लोकतंत्र वाले हों, चाहे वो राजतंत्र वाले हों। ठीक है, दोनों प्रकार के। या कहीं पर सैनिक तानाशाही भी है तो वहाँ भी संविधान तो होगा ही, जरूरी भी नहीं है और नहीं हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। यानी किसी भी राष्ट्र में संविधान होना और नहीं होना आवश्यक नहीं है। जहाँ जहाँ संविधान पाया जाएगा वहाँ शासन प्रणाली भी अलग हो सकती है। अब संविधानवाद का मतलब क्या हो गया? जहाँ संविधान के निर्माण की या संविधान के अनुरूप शासन को चलाने की बात चलेगी वहाँ संविधानवाद काम करेगा। यानी एक ऐसी विचारधारा या ऐसा दृष्टिकोण जो उस शासन के प्रशासन में या उस शासक के द्वारा जो प्रशासन किया जाएगा उस प्रशासन में क्या करेगा? प्रभावी भूमिका निभाएगा। कौन? संविधान। जहाँ भी संविधान को वरीयता दी जाएगी, महत्वपूर्ण माना जाएगा प्रशासन में, तो ऐसी शासन प्रणाली क्या कहलाएगी? संविधानवाद। अगर यहाँ चल रहा है संविधान का प्रयोग, ये भी कर रहे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर राजतंत्र है, ये जब चाहें जब उस संविधान को क्या कर देंगे? बदलने का काम करेंगे, अपनी इच्छा के अनुरूप उसमें चेंजेस करने का काम करेंगे। लेकिन संविधानवाद से हमारा तात्पर्य क्या हो गया कि ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से इस राजतंत्र पर भी क्या किया जाएगा? नियंत्रण किया जाएगा। यानी ऐसी भूमिका या ऐसे सिस्टम रखे जाएंगे जिससे कि इस सर्वोच्च सत्ता पर नियंत्रण स्थापित हो सकता हो। अगर ऐसा है, वहाँ संविधान को इतना महत्व दिया गया है, तो वहाँ पर वो संविधानवाद की शासन प्रणाली कहलाएगी। ठीक है, और ओनली संविधान बनाकर आप उसके अनुरूप चाहे उसमें मनचाहे परिवर्तन कर लें। जब आपने आम सहमति से या किसी भी प्रकार से संविधान का निर्माण कर लिया तो वहाँ पर संविधान उन कानूनों का संग्रह मात्र कहलाएगा, वो संविधानवाद के रूप में काम नहीं आ पा रहा। चल किसकी रही है? राजा की, सैनिक तानाशाही की चल रही है, राजतंत्र की चल रही है। संविधान तो सिर्फ क्या कर दिया? उन्होंने प्रजा को बेवकूफ़ बनाने के लिए या प्रजा को एक तरह से उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए क्या दे दिया? उनको एक संविधान दे दिया। लेकिन वहाँ
अगर किसी तरह का सर्वोच्च नियंत्रण नहीं है तो वो संविधानवाद की भूमिका में नहीं आ पाएगा। विधि का शासन, संविधान और विधि का शासन एक साथ पढ़ेंगे हम, ताकि दोनों का कंपैरिजन करते हुए हम समझ सकें कि रूल ऑफ लॉ क्या है। जबकि आपको पता है कि हमारी जो शासन प्रणाली है वहाँ पर हमने प्रजा को सर्वोच्च सत्ता दे रखी है, यानी प्रजा जब एडमिट कर लेती है किसी चीज़ को तो वो परमानेंट हो जाती है, नहीं तो उसे अगले चुनाव में क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है या उसको बदलने का सिस्टम रखा गया है। यानी यहाँ पर वैसे तो रूल ऑफ लॉ है लेकिन अंतिम सत्ता किसको दी गई है, प्रजा को। और फिर भी उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट, प्रजा और संविधान, ये तीनों भारतीय शासन प्रणाली के मूल स्तंभ भी माने जाते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट जो हमारा टॉपिक है। अब देखिए आप, सरकार के जो अंग हैं, किसी भी सरकार के, किसी भी राष्ट्र की सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, या सबसे पहले देखें व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, ठीक है, फिर कार्यपालिका आती है। और जब ये दोनों फैल या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है। व्यवस्थापिका से मतलब कौन हो गया, आप पढ़कर आए पहले, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, संसद कर दें, ठीक है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यतः मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। न्यायपालिका में आपको पता है ही सर्वोच्च न्यायालय। तो जैसा कि आपको पता है कि व्यवस्थापिका किसी भी राष्ट्र के लिए कानून निर्माण का काम करती है। कानून निर्माण के बाद उसको किस तरह से कार्य इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, या उसका क्या प्रभाव होगा, जनता को उससे कैसे कनेक्ट किया जाएगा, इसका विचार किया जाता है। कार्यपालिका के ऊपर ये व्यवस्था डाली गई है। न्यायपालिका कब करती है, जब कार्यपालिका असफल हो जाए या व्यवस्थापिका कोई ऐसे कानून का निर्माण कर दे जो कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं हो। भारत की बात करें विशेषतः तो वहाँ पर न्यायपालिका अपना रूप दिखाती है या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। अमेरिका में न्यायपालिका को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। ऐसे ही अगर ब्रिटेन चले जाएंगे तो आप ब्रिटेन में देखेंगे कि वहाँ पर संसदात्मक जो व्यवस्था है उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया प्रशासन में। और जो भारत है वहाँ पर इसका मिला जुला रूप लागू किया गया है कि न्यायपालिका न्यायपालिका की जगह काम करे और व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका की जगह काम करे। तो इस तरह की जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है, ये तीनों अपना अपना काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो हम बात करें अपनी सेकंड यूनिट की जो अभी समाप्त हो गई है। सेकंड यूनिट के साथ साथ इसको और देख लें आप, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और यह है जुडिशरी। ये तीन पार्ट है किसी भी सरकार के अंग के। ये तीनों जहां हैं वहां पर क्या काम हो रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट समाप्त हो गई। क्या जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सरकार हमारी क्या वाकई में ये सभी काम कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि जनरली जो हमारी सरकार है या हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें हमने ये व्यवस्था की है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने फील्ड में काम करें। व्यवस्थापिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करे और कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका भी हस्तक्षेप नहीं करे। न्यायपालिका अंतिम रूप से कार्य करती है जब दोनों जो अंग हैं सरकार के वे विफल हो जाते हैं या अपनी भूमिका को प्रभावी रूप से नहीं निभा पाते। तीसरी जो हमारी है यूनिट वो है आइडियोलॉजी, यानी पॉलिटिकल विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं।
अब विचारधारा से क्या मतलब है, यानी ऐसे विचारों का संग्रह या ऐसे धारणाएं या ऐसी एक समझ या ऐसा एक दृष्टिकोण जो संबंधित विचारों को लेकर, अधिकारों को लेकर, कर्तव्यों को लेकर, शासन प्रणाली को लेकर एक अपनी अलग राय रखता है या अलग से कोई दृष्टिकोण डेवलप करता है, तो ऐसी विचारधाराओं को क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी। यानी उनको क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी कहते हैं। उस डिफरेंट पहले वाली से संतुलित भी हो सकती है, समानता भी रख सकती है और विपरीत भी वो हो सकती है। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट 3 है वो इस तरह की ही आइडियोलॉजी को लेकर काम करने वाली है कि भारत में या विश्व में किस किस तरह की आइडियोलॉजी काम कर रही है और उन आइडियोलॉजीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस को किस किस तरह से काम पूरा किया जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले जो आइडियोलॉजी आती है वो आती है उदारवाद। उदारवाद से आपका मतलब उदारवाद का सीधा सा मतलब होता है प्रतिबंधों की कमी या हटा दिया जाना। यानी ये जो उदारवाद है यह व्यक्तिवाद से, तो उदारवाद में सर्वाधिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं प्रजा को या नागरिकों को। यानी एक तरह से वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर आप किसी अन्य विचारधारा की तुलना में उदारवाद में ज़्यादा प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। यानी आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वहाँ पर सरकार अपना नियंत्रण और आइडियोलॉजीज़ की अपेक्षा क्या कर देती है, कम कर देती है। यानी नागरिकों को सबसे ज़्यादा क्या दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं ताकि वो अपने विकास के लिए काम कर सकें। तो ऐसा वाद पढ़ेंगे हम किसके अंतर्गत, राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत। दूसरा देखें आप, दूसरा आता है यहाँ पर आइडियलिज्म। आपका भी कोई आइडियल रहा होगा या है, तो आइडियल से मतलब जिसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने रखते हैं और फिर उसके अनुसार अपनी कार्यप्रणाली पूरा व्यक्तिवाद से कम लेकिन अन्य विचारधाराओं से अत्यधिक ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विचारधारा है हमारे पास। इसका मतलब क्या हो गया, आदर्शवाद। आदर्श के तौर पर अगर मैं कहूँ आपको, तो आदर्श अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा एक, तो आपको ध्यान आएगा कि मिस्टर राम की अगर हम बात करें तो राम ने जो कुछ भी किया वो समाज के लिए किस तरह से डेवलप हो गया, एक आदर्श के तौर पर हर व्यक्ति ने उसको अपनाना चाहा। यानी राम के बाद जितने भी शासक आए उनसे ये अपेक्षा की गई कि वे राम की तरह एक, या राम ने जो जैसा किया है जिन परिस्थितियों में, ऐसा का ऐसा वह व्यक्ति भी करेगा। राम ने प्रजा के हितों के लिए उस समाज में तत्कालिक जो परिस्थितियां थी उनमें अपनी स्त्री का त्याग कर दिया, ऐसा उल्लेख कहीं भी उन समय नहीं था। ये थोड़ा सा कठोर है। आदर्शवाद थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठोर व्यवस्थाओं का निर्माण करता है। ये एक व्यक्ति यानी ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करता है जो समाज में प्रचलित नहीं है या समाज के लिए जिनका पालन करना अत्यंत दुष्कर होता है। ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों या उन व्यवस्थाओं में स्थायित्व या कठोरता आ सके और जन कल्याण के हितों के लिए ये किसी भी स्तर तक जाने की कोशिश की जाती है। आइडियल आप समझ गए, एक एग्जाम्पल रखा जाता है और उस एग्जाम्पल के अनुरूप बनने का प्रयास किया जाता है। तात्कालिक समय में तो प्रकृति के साथ ऐसा संबंध स्थापित किया गया था कि जिस तरह प्रकृति अपना व्यवहार करती है, आप फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर जो आप पढ़ेंगे उसमें शासक में उन सभी 8
देवताओं का अंश माना गया। तो अंश माना गया मतलब उन्हें उन 8 देवताओं की तरह अपना काम करना होगा। तो ऐसा वो किससे जुड़ी हुई बात हो गई? आदर्शवाद से संबंधित। यानी शासक में प्रत्येक देवता के अच्छे अच्छे जो गुण थे उनको लेकर रखा गया और एक राजा की स्थिति का निर्माण किया गया, और वह स्थिति ही किससे मिलती जुलती है? आदर्शवाद से। आगे जो हमारी एक और विचारधारा रहेगी वो रहेगी मार्क्सिज्म, यानी मार्क्सवाद। उसके बाद है सोशल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एक रहेगी फेमिनिज्म, लास्ट रहेगी आपकी अनार्किज्म। मार्क्सवाद किसके लिए ज़्यादा फेमस है? श्रमिकों के कल्याण के लिए, ठीक है। यानी श्रमिकों के हितों को लेकर, उत्पादन के साधनों को लेकर, और जो शासन प्रणाली है या शासक वर्ग जो है शासक वर्ग को लेकर जो जो धारणाएं हैं उन धारणाओं में इन प्रचलित विचारधाराओं से बराबर या समानता नहीं रखता है, बिल्कुल विपरीत विचारधारा को लेकर चला है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके हितों की बात करता है? इनका मानना है कि सबसे ज़्यादा हित समाज का श्रमिकों ने किया है, या श्रमिकों ने सबसे ज़्यादा उत्पादन या निर्माण पर अपना प्रभाव स्थापित किया है, और इस वजह से आप उसे प्रभावी रूप से क्या करें? मानने का प्रयास करें। यानी श्रमिकों को लेकर या जो पूर्ववर्ती जो विचारधाराएं पूंजीवादी कह दें या साम्यवादी विचारधारा कह दें, उसमें परिवर्तन करने का काम किसने किया है? मार्क्स ने किया। और मार्क्स जिन विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसे ही मार्क्सवाद का नाम दे दिया गया। हालांकि इससे पहले भी समाजवादी रहे हैं, लेकिन वे इतने प्रभावी नहीं रहे। सर्वाधिक रूप से प्रभावी काम जो किया है श्रमिकों के हितों को लेकर या उत्पादन को लेकर या सामाजिक व्यवस्था में जो पूर्ववर्ती जो प्रभुत्ववादी जो वर्ग है उसके विरुद्ध जो काम करने का काम किया है वो क्या है? मार्क्सिज्म ने। आगे देखें, लोकतंत्रात्मक समाजवाद। अब इस समाजवाद का क्या मतलब है? लोकतंत्र तो आप समझते ही हैं, आपके ड्यूटीज़ और राइट्स के लिए काम करता है। यानी ये कह रहा है डेमोक्रेसी से क्या ले लें आप? राइट्स। और समाजवाद से क्या ले लें? उत्पादन की जो तकनीक्स हैं, औद्योगिकीकरण जिसकी बात करें, इंडस्ट्रियलिज्म, औद्योगिकीकरण जो है उसको शामिल करता है कौन? समाजवाद। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, यानी लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात क्या है कि वहाँ पर मानव, सभी मानवों को क्या माना जाता है? बराबर, और उन्हें अधिकार प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और वो अधिकार प्रोवाइड करवाए जाने के कारण वहाँ पर उन लोगों के आपसी संबंध अच्छे होते हैं। यानी मानव को मानव के रूप में माना जाता है, किसी वस्तु के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। वहीं समाजवाद में क्या कह रहे हैं? समाजवाद में जो संतुलित एक निश्चित या केंद्रीकृत जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के कारण विकास उच्चतम स्तर पर पहुंचा उन राष्ट्रों में। तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे ही हमें भी क्या करना है? इस औद्योगिकीकरण के द्वारा या औद्योगिकीकरण और लोकतंत्र दोनों में बैलेंस बनाते हुए काम करना होगा। अगर हमें दोनों को जोड़ दिया, इसे लोकतंत्र की जो अच्छाइयाँ थी, यानी जो अधिकार मिले हुए हैं नागरिकों को, उन अधिकारों की सर्वोच्च पैरवी की जाती है लोकतंत्र में, और उसी के साथ समाजवादी जो गुण हैं, यानी सुनियोजित विकास कार्यक्रम जो निश्चित किए जाते हैं, ऐसे विकास को मिलाकर, यानी इसके लिए भारत में अगर हम उदाहरण दें तो मिस्टर नेहरू की जो
शुरुआती 16-17 साल का जो शासन रहा, उस शासन के अंतर्गत उन्होंने इन दोनों में एकीकरण करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, पंचवर्षीय योजनाएं, और उन पंचवर्षीय योजनाओं को कहाँ से लिया गया? समाजवाद से। कहाँ से लिया गया? समाजवाद, यानी रशिया से लिया हुआ। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ों की डिटेल हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्यों कंपलसरी है या लोकतंत्र ही भारत के लिए क्यों लागू हुआ। उसके बाद है नारीवाद, ये है नारीवाद। नारीवाद से हमारा तात्पर्य क्या हो गया? महिलाओं के अधिकारों या महिलाओं के साथ समानता पूर्वक जो व्यवहार किया जाना चाहिए वही क्या कहला रहा है? फेमिनिज्म, यानी वही क्या कहला रहा है? नारीवाद। आपको पता होना चाहिए कि आज भी हमारे लोकतंत्र में महिलाओं का कोटा निश्चित नहीं है कि कम से कम महिलाएं इतनी खड़ी होंगी या नहीं होंगी। तो इसी तरह ये अमेरिका से शुरू हुई है विचारधारा। अमेरिका की महिलाएं शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र भूमिका निभाती हैं, या उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा मिलता है वहाँ, या उन्हें भी उतनी स्वतंत्रताएं समानताएं प्राप्त हैं जितनी कि पुरुषों को, या विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में वहाँ पर महिलाओं की स्थिति मजबूत मानी जाती है। हालांकि आज भी यूरोप के कई राष्ट्र आगे हैं। कुछ राष्ट्रों ने सैलरी, आज भी महिलाओं को सैलरी बराबर नहीं मिलती है। एक सेम पोस्ट पर होते हुए भी प्राइवेट सेक्टर में उनकी सैलरी पुरुषों की सैलरी की तुलना में क्या होती है? कम होती है। उनके राजनीतिक अधिकार क्या हैं? कम है। आज भी 50% महिलाएं चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती हैं। हालांकि रोक नहीं है, लेकिन पार्टियां खड़ी नहीं करती। कानून के माध्यम से ये अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, और इस नारीवाद को आगे बढ़ाने में पुरुषों का भी बराबर योगदान रहा है। जो पुरुष महिलाओं और पुरुष को बराबर मानते हैं, बराबर उनके अधिकारों की वकालत करते हैं, बराबर उनके अधिकार दिए जाने का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग नारीवादी आंदोलन के मुख्य समर्थक माने जाते हैं। मतलब नारियों की स्थिति में परिवर्तन आए, उनके साथ समानतापूर्वक व्यवहार हो, और उन्हें पुरुष के बराबर जो दर्जा दिया गया है वो वास्तव में लागू भी हो, ऐसी विचारधारा को लेकर चलने का काम कर रहा है। या ऐसी विचारधारा के समर्थन में हम किसको पढ़ेंगे? नारीवाद को। और ये नारीवाद आप देख रहे हैं कि अभी नेपोटिज्म चल रहा है हमारे यहाँ, तो ऐसे ही फेमिनिज्म भी चला था, और फेमिनिज्म चलने के साथ ही इन लोगों ने या इन क्रांतिकारियों ने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने का काम किया। आगे देखें आप, अंतिम जो हमारी आइडियोलॉजी है वो है ये सारी व्यवस्थाएं गायब हो जाए। क्या हो जाए? ये सारी व्यवस्था गायब हो जाए, यानी इसको नाम दे रहे हैं हम अराजकतावाद। क्या कह रहे हैं इसको? अराजकतावाद। यानी एक शब्द अगर मैं कहूं, बेसबब होने से बेसब्र होना बेहतर होता है। आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। और अगर आप बेसब्र हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गलती से कोई सबक सीखेंगे, कहीं ना कहीं कोई नया एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, या उससे कोई ना कोई सबक आप सीखेंगे। लेकिन आप इस कारण से कि बेसब्र नहीं होना, धीरे धीरे करने के बजाय आप उद्देश्य को ही भूल गए। अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है तो आपका जीवन क्या है? बेकार है। ऐसे ये भी क्या कह रहे हैं? अराजकतावादी, यानी हमारे ऊपर, यानी जब मनुष्य कहाँ रहता था तब उस पर किसी तरह का कोई शासक या प्रशासक वर्ग काम नहीं करता था। मैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ जब कबीले बन गए, उससे पहले की बात हो रही। तो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जहाँ पर किसी तरह का कोई शासक नहीं हो, कोई शासन नहीं हो, किसी तरह का कोई दबाव नहीं हो, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं हो, इस तरह का, या शासन के नाम पर कोई न शासक हो न कोई शासित हो। ऐसी व्यवस्था को हम किसका नाम देते हैं? अराजकतावाद। यानी जहाँ पर आप किसी की सर्वोच्च सत्ता में विश्वास नहीं रखते हो। अभी तक हम किस में रखते आ रहे हैं? सरकार की, इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन किसकी? सर्वहारा वर्ग की सरकार बने, ऐसा ही चाह रहे हैं। डेमोक्रेटिक में बता दिया, डेमोक्रेसी भी हो और सोशलिज्म भी हो। समाजवाद जो विचारधारा है वो काम करे लोकतंत्र के साथ। नारीवाद में नारियों को सर्वोच्च सत्ता या नारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की विचारधारा है। ये विचारधारा ऐसी कह रही है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो जैसा रह रहा है उसे वैसे रहने देना चाहिए। यानी किसी भी तरह का सिस्टम डेवलप नहीं करना चाह रहे हैं। कौन? अराजकतावाद। और गांधी जी भी खुद को कहीं ना कहीं कहते थे मैं एक अराजकतावादी व्यक्ति हूँ, या मैं भी मूलतः अराजकतावादी हूँ।
ऐसी उनकी विचारधारा थी। यानी किसी भी तरह का कोई सिस्टम नहीं हो, जैसा आपके दिमाग में जब कोई विचार आ रहा है तब आप उस विचार को वैसा का वैसा इम्प्लीमेंट कर सकें, ऐसी आपको व्यवस्था दी जाए। तो इसको मानते हुए अब हम आगे चल रहे हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, ख़त्म हो गए। ये सारा विषय हमको पढ़ना पड़ेगा और सारा पढ़ना है क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे बेस्ट पेपर है जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे। अब हम एक एक 1 बाय 1 करते हुए हमारी यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोबाइल के द्वारा हम किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें भी निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले तो मैं जो बात कह रहा हूँ आप ध्यान से सुने। आपने अभी तक जितना भी जो भी काम किया है वो स्कूल लेवल पर आपने काम किया, जहाँ आपके पीछे साथ रहते थे, मोटिवेट आप रहते थे, खुद टेस्ट होते थे टाइम टू टाइम, और उन टेस्टों के होने के साथ आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है, डेवलप होती जाती है। लेकिन कॉलेज में आने के बाद हमारे कॉलेज में भी यही सिस्टम रहता है। यहाँ भी वीकली टेस्ट होने की एक परंपरा सी है और उस टेस्ट का आप वहाँ भी अनुभव ले चुके हैं। तो वहाँ टेस्ट लेने के बाद आपको उसका रिज़ल्ट पता है और उस रिज़ल्ट के बेनिफिट से आपकी परसेंटेज में ग्रोथ हुई होगी। ऐसा ही अपने यहाँ भी सिस्टम रहेगा। टेस्ट इसलिए होते हैं, होने का उनका जो आधार है वो इसलिए है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पहली बात आप देखिए, नंबर कम आने का कारण क्या होता है? नंबर कम क्यों आते हैं? नंबर कम आने का कारण रह जाता है कि आपकी समझ उस विषय में कम है या उतनी ही है जितने आपके नंबर हैं। अब नंबर ज़्यादा करने का क्या तरीका हो गया? आप उस विषय को जितना ज़्यादा समझेंगे, जितना ज़्यादा विषय को समझेंगे उतने ही नंबर आने के क्या होंगे, चांस बढ़ जाते हैं। तो नंबर भी क्या आएंगे, फिर ज़्यादा आएंगे, समझेंगे भी ज़्यादा तो नंबर भी क्या आएंगे, ज़्यादा। अब देखो आपका ये जो पेपर है ये डिवाइडेशन है 3 यूनिट्स में, और तीनों यूनिटों में से 20-20 नंबर का एक निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। हर यूनिट में से कितने आएंगे? 1। तो तीनों यूनिटों में से कितने हो गए? 3। तो कितने मार्क्स हो गए? 60। तो आपका सबसे बड़ा जो 60 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आपके विचारों पर, आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आपने क्या समझा और आप उसको कितना विस्तार दे रहे हैं, या वो आपसे क्या पूछ रहा है और आप उसका क्या रिप्लाई कर रहे हैं। रटकर आप उधर चले गए, पूछ लिया, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और आपने उसकी आलोचनाएं भी लिख दी और उसकी खूबियाँ भी लिख दी। परीक्षण कीजिए, मतलब अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों साथ चलेंगे उसमें। तो इस तरह की बात आएगी। फिर आपके आते हैं 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10, ये कितने हो गए? 2-2 नंबर के ये सवाल आते हैं 20 से 25 शब्द में, 20 से 25 वर्ड्स में, और ये आ जाते हैं आपके 150 वर्ड्स में। ठीक है, तो इसके साथ आपको काम करना है और इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत आपको काम करना है। टोटल कितने हो गए आपके? 100 मार्क्स। तो आप देखिए कि जो प्रश्न आ रहे हैं, जिन प्रश्नों को आपको काम करना है, उन प्रश्नों का प्रकार ऐसा है। तो हम जब चर्चा करेंगे इस पेपर की, तो मैंने अभी आपको कहा कि जितना ज़्यादा समझेंगे नंबर भी क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा आएंगे। समझ कर किसी चीज़ को करेंगे, कॉपी नहीं करना है आपको, कॉपी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं हम। और सही बात है, हम सबका माइंड सबका डिफरेंट सोचता है, डिफरेंट एक्ट करते हैं, सुनते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसके अनुसार हम रिएक्ट करते हैं। तो हम जो जितना सोचेंगे, जितना उस चीज़ का विश्लेषण करेंगे, उतना ही हमारी समझ बढ़ेगी, और जितनी समझ बढ़ेगी उतने ही नंबर क्या होंगे, ज़्यादा आएंगे। ठीक है ना? यानी नंबर लाने का काम है समझने का, रटने का नहीं, याद करने का नहीं। पहली बार पढ़ें, एक बार उसको पढ़ें, दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें। तो जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो पहले की तुलना में ज़्यादा समझेंगे, जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो पहले की तुलना में ज़्यादा समझेंगे, और जब समझेंगे तो आप खुद इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ लागू करनी है, या कौन सा एग्जाम्पल कहाँ सेट किया जा सकता है।
आप जब एग्जाम्पल देते हुए पढ़ेंगे, समझेंगे और उत्तर भी लिखने का प्रयास करेंगे तो वही वो आपकी किसको इंडिकेट करेगा, आपकी नॉलेज को, आपके अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करेगा वो। और जब आप ऐसा कर देंगे तो आपके नंबर अपने आप क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिसके 12th में कम है उसके फर्स्ट ईयर में भी कम ही आएंगे, ठीक है। जिसके 12th में मार्क्स कम आ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उसके फर्स्ट ईयर में भी कम आएंगे। 12th में कम, फर्स्ट ईयर में कम ज़रूरी नहीं है। और जिसके 12th में ज़्यादा हैं उसके फर्स्ट ईयर में भी ज़्यादा ही रहेंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब किस पर डिपेंड करेगा, आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतने ही आपके नंबर बढ़ने के चांस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा करें। सितंबर चल रहा है, सितंबर से जब आप शुरू कर देंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ें, एक दो बार उसको पढ़ें, उसी वक्त याद करने की कोशिश नहीं करें। ऐसा नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं और पहली बार ही आप उसको याद करने बैठ गए, कभी भी नहीं होगा। होगा तो आपको स्थायी मेमोरी में नहीं जाएगा, ठीक है। आप उसको याद करें कब, जब आप उसको एक दो बार पढ़ चुके हों और उससे पहले 5 मिनट आप जब पढ़ लें और दोबारा पढ़ने बैठें तो आप उसको देखें कि मैंने जो पहली बार पढ़ा था उसमें से मुझे कुछ याद है या नहीं। याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ पढ़ने से कुछ चीज़ आपके माइंड में रही या नहीं रही, बस ये चेक करना। मैं नहीं कह रहा हूँ उसको याद करके फिर आप दोबारा पढ़ें, नहीं नहीं। जब आप सेकंड टाइम उसको पढ़ेंगे तो उससे पहले आप सोचिए कि मैंने इसको पढ़ा था, इसमें से मुझे कुछ ध्यान में है या नहीं, कुछ मेरी उस मेमोरी में गया है या नहीं। नहीं गया तो भी कोई बात नहीं, दोबारा तो आप पढ़ ही रहे। गया है तो आप देखेंगे कि जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर जब तिबारा करेंगे तो आप वही सिस्टम तिबारा जब आप करें, तीसरी बार जब आप करें तो उससे पहले भी 5 मिनट आप उसको देखें, उसके बारे में बोलें। अगर व्यवहारवाद पढ़ा है आपने पहली बार, दोबारा पढ़ रहे हैं तो व्यवहारवाद होता क्या है, क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, वो देखें अगर पढ़े हैं तो ऐसे करते करते जब तीसरी बार तक आप पहुँचेंगे, लिखेंगे, पहुँचेंगे, पढ़ेंगे, देख कर, लिख कर, बोल कर, सुन कर, तीनों चारों तरह से आपको याद होगा। तो आप सुने, बोलें और उसको लिखें, तो तीनों तरह से जब आप ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें आपके टिप्स पर आ जाएंगी, ठीक है। तो आप ये मैंने क्लासिफिकेशन बताया आपका नंबरों का और कैसे नंबरों को बढ़ाया जाएगा। एकदम से नहीं बढ़ते हैं जिनके कम हैं, जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है वो भी जानते हैं कि नंबर कैसे बढ़े थे। पहली बार हम कहाँ से शुरू किया, दूसरी बार हम कहाँ तक पहुँचे। फर्स्ट टाइम में ही मेरिट में आ गया ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होता, कोशिश करता है वो 8वीं से 10वीं से या पहले से ही प्लानिंग करने लगता है कि मुझे किस तरह से उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें। आप लिखने के नंबर ज़्यादा है और लिखने की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका रिटन एग्ज़ाम है। ओरल एग्ज़ाम होता तो शायद बोलने का आप ज़्यादा अच्छा करते, लेकिन लिखने का है तो लिख कर आप देखें, इफ़ेक्टिव लिखें, पहले कम लिखें, वो इफ़ेक्टिव है यानी उसकी जाँच कर लें, पढ़ लें, किसी से चर्चा कर लें, उसके बाद आप आगे लिखें। और जब आप आगे लिखेंगे तो आपकी जो माइंड की जो कैपेसिटी है वो डेवलप होती जाएगी। नए नए शब्दों को पकड़े, वोकेबलरी मजबूत होनी चाहिए। मैं पहली बार कह रहा हूँ, दूसरी बार कह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, अगर वही शब्द अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली बार भी जो शब्द कहे, दूसरी बार भी वही शब्द कहे, तीसरी बार भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया तो बोरिंग हो जाएगी कोई चीज़। लेकिन अलग अलग मैंने अलग शब्दों का प्रयोग किया तो इसका मतलब मेरी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है और मुझे उन शब्दों का अर्थ भी पता है कि कब मुझे कौन सा शब्द प्रयोग करना है। पॉलिटिकल के हिसाब से भी आप अपनी वोकेबलरी को मजबूत रखें, जो शब्द हैं उनको पकड़ के रखें, फिर उसका अर्थ ढूंढें, उनका अर्थ ढूंढने के बाद उनका सिमिलर वर्ड भी ढूंढ के रखें। तो जब आप इनमें इंटरेस्ट लेंगे इस तरीके से तो कोई भी जो बोरिंग सब्जेक्ट है वो भी बहुत रोचक हो जाएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर आप सीधे ही 5 प्रश्न पूछें, सीधे ही 5 प्रश्नों को याद कर लें तो वहाँ पर आपकी समझ तो कम होगी, आपके नंबर प्राप्त करने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने मेंटल स्टेटस को कंटिन्यू करें, अच्छे नंबरों के लिए अच्छी मेहनत करें, प्रयास करें कि हम उन चीज़ों को एक बार फिर गेन करें या उन चीज़ों को एक बार फिर रिमाइंड करें, उन तरीक़ों को एक बार रिमाइंड करें जिनके द्वारा हम पहले याद कर चुके हैं और उनमें क्या कमी रही उनको दूर करें, या वो अच्छे थे पहले से ही और हमारी नेचर से वो कनेक्टेड है तो हम उनको अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को बदल देना ही आवश्यक होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक यूनिट बाय यूनिट हम अपने टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।